कहानी शुरू होती है जब यातो किसी को एक लेटर लिखता हुआ दिखाया जाता है। वो किंगडम के नॉर्थ एरिया की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। कुछ दिन पहले ही यातो की अपने प्रोफेसर से मीटिंग हुई थी। प्रोफेसर इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड थे कि यातो रॉयल कोर्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। बिना जॉब के वो अपना खर्चा भी नहीं चला पाएगा। इसी बात को लेकर प्रोफेसर काफी परेशान थे। तब प्रोफेसर ने यातो को एक जॉब के बारे में बताया, ट्यूटर की जॉब। उनके एक पुराने दोस्त नॉर्थ एरिया के ड्यूक, जिनका नाम हावर्ड है, वो अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि ड्यूक होता क्या है। असल में ड्यूक एक बहुत ही रईस आदमी को कहते हैं। यातो ने बिना टाइम वेस्ट किए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब यातो नॉर्थ एरिया के ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां उसका वेलकम ड्यूक का हेड बटलर और एक लड़की करती है जो खुद को मेड बताती है। जब सब लोग कैरेज से निकलने वाले होते हैं तो एक काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। कैरेज में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। इस वजह से मजबूरन उस लड़की को यातो की गोद में बैठना पड़ता है, जो दोनों के लिए काफी अनकंफर्टेबल होता है। इसी दौरान यातो उस लड़की के हेड पर बंधी हुई रिबन नोटिस करता है और उसे कुछ समझ आ जाता है। नॉर्थ एरिया अपनी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए फेमस था, इसलिए यातो अपनी मैजिक का यूज करके कैरेज को वार्म कर देता है। ये देखकर उसके साथी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जब वो लोग ड्यूक के ग्रैंड मैंशन पर पहुंचते हैं तो यातो उस लड़की को प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाकर बाहर लाता है और उसे हाईनेस कहकर बुलाता है। ये सुनकर लड़की काफी सरप्राइज हो जाती है। यातो पहले ही समझ चुका था कि वो ड्यूक की बेटी है, क्योंकि नॉर्मली कोई मेड गोल्डन थ्रेड से बनी रिबन नहीं पहनती। अपना डिस्गाइज एक्सपोज हो जाने पर लड़की शर्म के मारे भागकर अंदर चली जाती है। हेड बटलर यातो का प्रॉपर वेलकम करता है। अंदर जाते ही एक थोड़ी सी क्लमजी मेड एली दौड़ती हुई आती है और लगभग गिर जाती है। गिरने से पहले ही यातो उसे पकड़ लेता है। उसकी इनोसेंस देखकर यातो अनजाने में उसके हेड पर हाथ फेर देता है, जिससे एली ब्लश कर जाती है। बाद में यातो की मीटिंग ड्यूक से होती है। ड्यूक उसे बताते हैं कि उन्होंने असल में अपनी बेटी के लिए ट्यूटर इसलिए हायर किया है ताकि वो रॉयल एकेडमी में जाने का आइडिया छोड़ दे। पास्ट में फॉर ग्रेट हाउसेस, जिनके पास अपनी अपनी एलिमेंटल पावर्स और सुप्रीम स्पेल्स थे, ने मिलकर इस किंगडम को बनाया था। इसी वजह से रॉयल फैमिली से जुड़े लोगों को हाईनेस कहा जाता है। ड्यूक की वाइफ के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाली। उनकी एल्डर डॉटर स्टेला स्टडीज में काफी ब्रिलियंट थी और रॉयल एकेडमी में एडमिशन ले चुकी थी, लेकिन यंगर डॉटर टीना के पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। वो एक बेसिक स्पेल भी कास्ट नहीं कर पाती थी। यातो से पहले ड्यूक ने काफी सॉर्सरर्स हायर किए, लेकिन टीना पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब ड्यूक चाहते थे कि टीना रॉयल एकेडमी का सपना छोड़ दे, क्योंकि उनका मानना था कि वो सिर्फ इसलिए वहां जाना चाहती है क्योंकि वो ड्यूक की बेटी है। हाँ, टीना को बॉटनी में काफी इंटरेस्ट और नॉलेज थी, इसलिए ड्यूक चाहते थे कि वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाए। सब सुनने के बाद यातो ड्यूक को कन्विंस करता है कि रॉयल एकेडमी में जाने का डिसीजन टीना पर ही छोड़ दिया जाए। ड्यूक इस बात पर एग्री कर जाते हैं। यातो काफी ऑप्टिमिस्टिक फील करता है, क्योंकि उसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था। यातो का वेलकम करने के लिए ड्यूक एक ग्रैंड फेस्ट अरेंज करते हैं। थोड़ी देर बाद एली और ड्यूक की डॉटर टीना वहां आती हैं। ड्यूक बताते हैं कि टीना के साथ साथ यातो एली को भी मैजिक सिखाएगा, क्योंकि वो भी रॉयल एकेडमी में जाना चाहती है। ये सुनकर यातो खुशी खुशी दोनों को अपने स्टूडेंट्स के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे जब फर्स्ट लेसन का टाइम आता है तो यातो टीना को अपने बनाए हुए रिटन टेस्ट देने को कहता है, क्योंकि रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू, रिटन और प्रैक्टिकल मैजिक टेस्ट होते हैं। वो पहले टीना की रिटन नॉलेज चेक करना चाहता था। रिजल्ट देखकर यातो शॉक हो जाता है। टीना हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देती है। ये देखकर यातो को साउथ एरिया के ड्यूक लिस्टर की डॉटर लिडिया याद आ जाती है, जो एकेडमिक्स में भी टॉप थी और अपनी फैमिली का सुप्रीम स्पेल फायर बर्ड भी सीख चुकी थी। नेक्स्ट डे जब यातो टीना को उसकी परफेक्ट स्कोर शीट देता है तो वो उसे सजेस्ट करता है कि अब उसे पूरा फोकस मैजिक ट्रेनिंग पर करना चाहिए। अचानक यातो के कहने पर एली एक कैंडल स्टैंड लेकर आती है, लेकिन हमेशा की तरह वो फिर से लड़खड़ा जाती है। खुशकिस्मती से यातो टाइम पर उसे और कैंडल स्टैंड दोनों को बचा लेता है। मैजिक लेसन शुरू करने से पहले यातो दोनों लड़कियों को मैजिक के बेसिक एलिमेंट्स समझाता है। उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग पैदाइश से ही 7 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट से एफिनिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन यातो इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसका मानना था कि कोई भी इंसान मल्टीपल एलिमेंट्स सीख सकता है, बस सही तरीके और समझ की जरूरत होती है। सबसे पहले वो एली को एक कैंडल जलाने के लिए कहता है, क्योंकि एली के पास फायर और विंड मैजिक की एफिनिटी थी। एली आसानी से
कैंडल जला देती है, लेकिन जब टीना की बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये देखकर टीना काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। या तो उसे डिस्करेज नहीं करता बल्कि खुद मैजिक करके दिखाता है, और यहाँ सबसे बड़ा शॉक मिलता है, या तो एक साथ सारे 7 एलिमेंट्स यूज कर लेता है। ये देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। इसी बीच साउथ एरिया के ड्यूक के मेंशन में लिडिया यातो का लेटर पढ़ रही होती है और काफी अपसेट होती है, क्योंकि यातो ने बिना कुछ बताए ही छोड़ दिया था। वापस नॉर्थ एरिया में यातो अपनी स्टूडेंट्स को माना और मैजिकल पावर के बारे में डिटेल में समझाता रहता है। वो बताता है कि कैसे रिसर्च के बाद लोग स्पेल्स कास्ट करना सीख गए, लेकिन टाइम के साथ साथ एडवांस्ड स्पेल्स यूज करने वाले लोग कम होते गए, जिस वजह से कई हाई लेवल स्पेल्स भूल जाए गए। फिर वो बताता है कि अभी भी 4 नोबल हाउसेस ऐसे हैं जो अपने पावरफुल स्पेल्स यूज कर सकते हैं: फायरबॉल, ब्लिजर्ड वुल्फ, गेल ड्रैगन और लाइटनिंग लॉर्ड टाइगर। बेसिक्स समझाने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। एली पहले से 2 एलिमेंट्स जानती थी, इसलिए या तो उसे तीसरा एलिमेंट वाटर ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है। एली दूसरी कोशिश में ही वाटर मैजिक कास्ट कर लेती है। ये देखकर या तो काफी इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन जब टीना की बारी आती है तो वो फिर भी कोई मैजिक कास्ट नहीं कर पाती। टीना की मदद करने के लिए या तो रात को लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करने लगता है। एक रात टीना एक ओल्डर मेड के साथ लाइब्रेरी आती है। उन्हें डिस्टर्ब न करने के लिए या तो चुपके से छुप जाता है। जब टीना वापस चली जाती है तो वो मेड यातो को बाहर आने के लिए कहती है। वो पहले से जानती थी कि यातो वहाँ है। उस मेड का नाम शैली होता है, जो एली की ग्रैंडमदर भी थी। शैली यातो से रिक्वेस्ट करती है कि वो टीना की हर मुमकिन तरीके से मदद करे। यातो बिना किसी हेजिटेशन के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह टीना किसी वजह से यातो से काफी गुस्सा होती है। उसने यातो को एली की हेल्प करते हुए देख लिया था और उसे जलन हो रही थी। लगता था टीना यातो के मामले में काफी जेलियस थी, लेकिन एली को वो दिल से पसंद करती थी। लेसन दोबारा शुरू होता है। यातो एली को एक डार्क स्पेल ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन एली और टीना दोनों ही फेल हो जाती हैं। उनका मूड ठीक करने के लिए यातो छोटी छोटी कैट शेप्ड मैजिकल फिगरेंस बना देता है। ये देखकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। रात को यातो को लिडिया का लेटर मिलता है। लिडिया काफी एनॉयड होती है और यातो को ऑर्डर देती है कि अब से वो हर हफ्ते उसे लेटर लिखेगा। ये सिचुएशन यातो के लिए काफी ऑकवर्ड हो जाती है। टाइम के साथ एली काफी इम्प्रूव करने लगती है, जबकि टीना अभी भी मैजिक कास्ट नहीं कर पाती। फिर भी यातो होप नहीं छोड़ता और हर रात लाइब्रेरी में जाकर टीना की प्रॉब्लम का रीजन ढूंढने की कोशिश करता रहता है। एक दिन जब यातो अपने रूम में वापस जा रहा होता है तो एली उसे अपने रूम में बुलाती है। वहाँ एली बस यातो को थैंक यू कहना चाहती थी, क्योंकि वो एक मेड की बेटी थी, इसलिए वो हमेशा टीना से अपने आप को कम समझती थी। लेकिन यातो के ट्यूटर बनने के बाद एली को रियलाइज होता है कि वो सोच से ज्यादा टैलेंटेड है। धीरे धीरे ये भी क्लियर हो जाता है कि एली को यातो पर क्रश हो गया है, लेकिन हमेशा की तरह यातो को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। कुछ दिन बाद यातो ड्यूक से मिलता है। टीना मैजिक कास्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन एकेडमिक्स में काफी स्ट्रांग थी, इसलिए यातो ड्यूक को सजेस्ट करता है कि टीना को फिर भी रॉयल एकेडमी जाने दिया जाए, लेकिन ड्यूक मना कर देता है। उसे डर था कि बिना मैजिक के एकेडमी जाकर टीना और हाउस ऑफ हार्वर्ड नोबल्स के बीच मजाक बन जाएंगे। ड्यूक यातो को टीना को एकेडमी का सपना छोड़ने के लिए एनकरेज करने को कहता है। ये बात यातो को काफी उदास कर देती है। फिर भी यातो होप नहीं छोड़ता और टीना की प्रॉब्लम पर रिसर्च करता रहता है। अगली सुबह जब यातो टीना से लेसन रूम में मिलता है, टीना अचानक इमोशनल हो जाती है और यातो से सच बोलने को कहती है। उसे पता था कि यातो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। वो कहती है कि उसे यातो की रिस्पेक्ट और पसंद है, और जब भी वो यातो को एली की तारीफ करते हुए देखती है तो उसे जलन महसूस होती है। अचानक रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है और सब कुछ फ्रीज होने लगता है। यातो तुरंत समझ जाता है कि टीना की इमोशंस के कारण उसका माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अपनी मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फेल होता है तो यातो टीना से परमिशन मांगता है माना लिंक बनाने के लिए। जैसे ही लिंक बनता है, यातो टीना के सारे दबे हुए नेगेटिव इमोशंस महसूस कर लेता है। टीना का दर्द और फ्रस्ट्रेशन उस पर हावी हो जाता है। वक्त रहते यातो टीना को बचा लेता है। उसके बाद यातो एक क्रेन सारस जैसा बर्ड को टीना के ऊपर से उड़ते हुए देखता है, जिसे सिर्फ वही नोटिस करता है। ये बात उसे कंफ्यूज कर देती है। टीना यातो को जोर से हक कर लेती है और यातो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रात को यातो उस क्रेन के बारे में रिसर्च करता है। अगले दिन हेड बटलर उन्हें एक नया और स्पेशियस ट्रेनिंग एरिया दिखाता है। अब टीना मैजिक कास्ट कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इसके साथ ही टीना की एक नई हैबिट बन जाती है। जब भी कोई स्पेल गलत होता वो यातो को हक कर लेती है। यातो इसे नॉर्मल ही मानता है क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ उसकी स्टूडेंट्स थीं। यातो अपने प्रोफेसर को भी रेगुलर लेटर्स लिखता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लड़कियां रोज इम्प्रूव कर रही होती हैं, लेकिन यातो अभी भी क्रेन और लाइब्रेरी के मिस्टीरियस सिंबल्स के बारे में सर्च करता रहता है। कुछ दिन बाद कॉम्बैट मैजिक ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें हेड बटलर और यातो दोनों लड़कियों की हेल्प करते हैं। कॉम्बैट ट्रेनिंग जरूरी थी क्योंकि ड्यूक हावर्ड के मेंशन में काम करने वालों को फाइट की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी वजह से एली पहले से ट्रेंड थी। कुछ और दिन गुजरते हैं और यातो नोटिस करता है कि ड्यूक टीना के मैजिक सीखने से खुश नहीं लगता। वो टीना और यातो दोनों से डिस्टेंस बनाने लगता है। जब यातो हेड बटलर से इस बारे में और लाइब्रेरी के सिंबल्स के बारे में पूछता है तो वो चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद ड्यूक यातो को मीटिंग के लिए बुलाता है और फिर से कहता है कि टीना को रॉयल एकेडमी का आइडिया छोड़ना चाहिए, जबकि अब वो मैजिक कास्ट कर सकती थी। ये बात यातो को गुस्सा और कंफ्यूज कर देती है। तब यातो ड्यूक की लेट वाइफ रोजा हावर्ड का जिक्र करता है और बताता है कि ड्यूक की वाइफ चाहती थी कि उनकी बेटियां सक्सेसफुल हों। यातो रियलाइज कर चुका था कि लाइब्रेरी के मिस्टीरियस सिंबल्स एक्चुअली रोजा के छोड़े हुए क्लूज थे जो उनकी बेटियों की मदद के लिए थे। ये सुनकर ड्यूक शॉक हो जाता है। जाने से पहले यातो ड्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना डिसीजन दोबारा सोचे। आखिरकार ड्यूक एक कंडीशन पर मान जाता है। अगर लड़कियां ड्यूक के भेजे हुए एग्जामिनर को हरा देती हैं, तभी उन्हें रॉयल एकेडमी जाने दिया जाएगा। ये सुनकर लड़कियां थोड़ी नर्वस हो जाती हैं, लेकिन अपने फेवरेट टीचर यातो के एनकरेजमेंट के बाद वो पूरी तरह मोटिवेटेड हो जाती हैं और अपना बेस्ट देने का प्रॉमिस करती हैं। इस एग्जाम से पहले यातो लड़कियों को कॉम्बैट के दौरान मैजिक को स्ट्रेटेजिकली यूज करना सिखाने लगता है। आखिरकार कई बार ट्राई करने के बाद लड़कियां यातो पर एक हिट लैंड कर पाती हैं, ज्यादातर उसके स्लीव पर, लेकिन यातो के लिए ये भी काफी था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। दिन में यातो लड़कियों को ट्रेनिंग देता रहता है और रात को वो उस मिस्टीरियस क्रेन क्रीचर के बारे में रिसर्च करता रहता है जो उसने पहले देखा था। एक रात जब यातो फिर से लाइब्रेरी में बिजी होता है, अचानक टीना वहाँ आ जाती है। टीना यातो को अपनी लेट मदर के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ उसे बचपन में एक बुक पढ़ाया करती थी जिसमें 3 ग्रेट स्पेल्स का जिक्र था, टेम्पेस्ट, किंगफिशर, ब्लेजिंग चिलिंग और फ्रिजिड क्रेन। जैसे ही टीना क्रेन का नाम लेती है, यातो का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है क्योंकि वक्त के साथ इन ग्रेट स्पेल्स का नॉलेज लगभग लॉस्ट हो चुका था। ये सुनने के बाद यातो टीना को एक बुक देता है जिसमें वो मिस्टीरियस सिंबल्स होते हैं जो उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए छोड़ कर रखे थे। इससे ये क्लियर हो जाता है कि टीना की माँ को पहले से ही पता था कि फ्यूचर में उसकी बेटी को अपनी मैजिक के साथ काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बुक देखते ही टीना फिर से इमोशनल हो जाती है और यातो को जोर से हक कर लेती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो एग्जाम जरूर पास करेगी। फिर आता है एग्जाम का दिन। हेड में टीना को एक स्टाफ देती है जो उसकी माँ ने खास उसके लिए छोड़ कर रखा था। वो अपनी ग्रैंड डॉटर एली को भी बताती है कि वो दोनों पर कितना प्राउड महसूस करती है। ड्यूल देखने के लिए ड्यूक के मेंशन के सब लोग एरिना लाइक रूम में जमा हो जाते हैं। यहीं ये रिवील होता है कि एग्जाम खुद ड्यूक ही कंडक्ट करेगा। वो अपनी आइडेंटिटी को मैजिकल ग्लासेस के थ्रू छुपा लेता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि सिर्फ यातो ही उसका डिस्गाइज नोटिस करता है। लड़कियां बिल्कुल अनअवेयर रहती हैं। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, लड़कियां हमेशा की तरह टीम वर्क के साथ फाइट करती हैं और अपने अपोनेंट को रेस्ट्रेन करने की कोशिश करती हैं। ड्यूक पहले उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़कियां इजीली गिव अप नहीं कर रही तो वो सीरियस हो जाता है। सबसे पहले ड्यूक एक एडवांस्ड स्पेल कास्ट करता है, ट्विन आइकल पिलर्स, लेकिन लड़कियां सही कोऑर्डिनेशन के साथ उस अटैक से खुद को बचा लेती हैं। अपनी फाइनल अटेम्प्ट में ड्यूक अपने हाउस का सुप्रीम स्पेल ब्लिजर्ड वुल्फ कास्ट करता है। सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है। या तो तुरंत सबको एरिना से इवैक्यूएट करने को कहता है और खुद वहां रुकने का फैसला करता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो वो इंटरवीन कर सके। या तो लड़कियों की मदद करना चाहता है, लेकिन दोनों लड़कियां उससे इंटरफेयर ना करने को कहती हैं। वो चाहती हैं कि इस बार वो खुद अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे। ब्लिजर्ड वुल्फ स्पेल काफी पावरफुल होता है, लेकिन लड़कियों का डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। परफेक्ट टीम वर्क और स्ट्रेटेजी के साथ वो दोनों मिलकर ब्लिजर्ड वुल्फ को डिफीट कर देती हैं। और जैसे ही टीना फाइनल स्पेल कास्ट करती है, सब लोग एक बार फिर उस क्रेन को उनके ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है, खासकर ड्यूक जो बिना कुछ बोले बस देखते रह जाता है। अपना प्रॉमिस निभाते हुए ड्यूक टीना को रॉयल एकेडमी जाने की परमिशन
सस्पेंशन दे देता है। साथ ही वो टीना से अपनी ओवर प्रोडक्टिवनेस के लिए माफी भी मांगता है। जाने से पहले ड्यूक और हेड बटलर मिलकर यातो को वार्निंग देते हैं कि वो उनकी छोटी लड़कियों पर कोई मूव न करे। यातो इस बात पर काफी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उन्हें अश्योर करता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन कभी नहीं था। और इसी तरह यातो नॉर्दर्न ड्यूक की बेटी का प्रॉब्लम सॉल्व करता है और लड़कियों के साथ वापस रॉयल एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगी।